पाक सिटी चैनल का मकबूल तरीन प्रोग्राम क्लिक टॉक पेश खिदमत है। अदनान हैदरबरी ने आज एक खसूसी इंटरव्यू किया है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ और एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के अपने जो प्रोग्राम है, जो फेमस प्रोग्राम है, आप देखते हैं सारा क्लिक टॉक, उसमें एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत वजी मिलन निसार और दलेर शख्सियत शमीम आलम भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 9 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इनके इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले मैं आपको पता है, चूंकि मैंने हक़ाइक़ आपको दिखाने होते हैं और वो सच दिखाना होता है, जो आपका सच होता है, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। तो शमीम आलम भट्ट साहब की वार्ड में जब मैं सर्वे करने के लिए गया तो लोगों ने एक तारीफ़ के पुल बांध दिए। अब मैं ये नहीं समझ रहा कि तारीफ़ किस चीज़ की तारीफ़ उनकी शख्सियत की उनके किसी मामलात की, उनकी मिलन निसारी की या उनकी कहीं इलाके में की हुई खिदमात के हवाले से की है। मेरे साथ इस वक्त शमीम आलम भट्ट साहब बैठे हुए हैं, वार्ड नंबर 9 से ये कैंट बोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। तो इनसे सवालात करते हैं कि शमीम आलम भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, आप ये बताएं मुझे कि आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के हवाले से सोचा, क्या किसी पार्टी ने आपके साथ रब्ता नहीं किया, टिकट देने की कोशिश नहीं, क्या वजूहत थी? सर जी, टिकट तो बहुत सी पार्टियों की ऑफ़र थी। नून वालों ने घर आके ऑफ़र की कि हमारा टिकट लेने। तो पीटीआई, आपको पता है पीटीआई में तो आजकल नज़रियात की तो वैसे ही बात की जाए तो नज़रियात एक तरफ रख दें, टिकट वहाँ पे पार्टियों में ऐसे बांटे जा रहे हैं, करोड़ों रुपयों के हिसाब से वो टिकट की खरीदारी हो रही है। नून वाले और बड़ी पार्टियां पीटीआई वाले दोनों में इसी तरह नजरिया कर रही हैं, लेकिन में वो टिकटों में बंदर बांट की तरह वो कर रहे हैं आपस में। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि टिकटों की बंदर बांट की जा रही है, तो आपको ऑफर्स भी हुई हैं, सारे मामलात हुए हैं, तो क्या वजूहत थी कि आपने टिकट को रिजेक्ट किया और एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप इलेक्शन लड़ने के मैदान में आ गए हैं? जनाब, जब मैं अपना कंपेन के लिए निकला हूँ तो अक्सर आवाज़ें जो आ रही थी कि आप अगर इंडिपेंडेंट हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो इस वजह से मैंने अपना ये फैसला किया कि मैं इंडिपेंडेंट जाऊँगा। अच्छा, कोई ऐसी वजूहत जो आप समझते हो कि आवाम की कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिसकी वजह से आपने इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया? क्योंकि इस वक्त आवाम की जो कमर जो है वो दोहरी हो चुकी है, थोड़ी सी वजूहत बता सकते हैं? देखिए जी, दोनों पार्टियों ने हुकूमतें की हैं, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। आप रिसेंटली देख ले, 3 साल तो उन्होंने भी की है, पिछली हुकूमत नून वालों ने भी 13 साल तो हमारे हल्के से जो मौजूदा साबका MNA MP हैं उन्होंने भी की है। आज वो दोबारा किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? वो यही कह रहे हैं जी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा उनके पास और कोई हल नहीं है। एक दूसरे को इल्ज़ाम देकर वो वोट मांग रहे हैं, ये लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा शमीम आलम भट्ट साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, चूँकि एक बहुत बड़ी जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में मौजूद है और आपका मुकाबला बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 2 मजबूत पार्टियों के साथ है। तो कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आप आवाम के पास गए हैं तो उन दोनों बड़ी पार्टियों को, खसूसी तौर पर ये 3 साल का अरसा जो गुजरा है मौजूदा PTI का, तो अवाम आपको वोट देंगे? इंशाल्लाह जी, अवाम को नए चेहरे की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं जी हम मुझसे उम्मीदें रख ली है। मैं अब जाता हूँ, कहते हैं जी पिछलों को तो हमने आजमा ली है, अब आप आए हैं इंशाल्लाह पूरी मैं तो अपनी तरफ से उनको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके काम किए जाएँ। उन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई है कि इंशाल्लाह हम आपको भरपूर तरीके से वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि उनको अपने उम्मीद की किरण नजर आएगी। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी आपके हवाले से तमहीद बांधी कि इलाके के लोगों को ऐसे मिला, इलाके के लोगों ने आपके बारे में ऐसे बात की। और सबसे अहम बात ये कि मैंने देखा कि आपके पूरे जो वार्ड नंबर 9 है, यहाँ पे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं। वार्ड नंबर 9 में तजावज़ात के मसाइल हैं, मंशियात फरोशी के मसाइल हैं, पुलिस गर्दी के बहुत से ऐसे मसाइल मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर जो ऐसे मसाइल हैं। ख़ासकर मैंने देखा कि जो यहाँ की घरों में बैठी हुई हमारी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, पढ़ी लिखी बच्चियाँ बेरोज़गार घरों में हैं, नौजवान जो है इस वक्त बेरोज़गार हैं। तो क्या कैंट बोर्ड के इलेक्शन जीतने के बाद आपके पास कोई ऐसे इख्तियारात आ जाएंगे कि आप ये छोटे छोटे जो लोगों के मसाइल हैं, ख़ासकर ख़वातीन के जो मसाइल हैं, वो हल कर पाएंगे? देखिए जी, कैंट कंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर जो होता है वो तो सिर्फ मेंबर है, कोई MNA MP लेवल का बंदा तो है नहीं। सही है। जो हमारे इख्तियारात में होता है वो गली मोहल्लों के छोटे छोटे काम होते हैं। पानी का मसला हो गया, सीवरेज का मसला हो गया, गली का नाली का मसला हो गया, कोई दाखिले
अपना डेथ सर्टिफिकेट हो गया, कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल होते हैं। बाकी आप कहें जी बेरोज़गारी, ये तो जो प्रोजेक्ट होते हैं ये तो हुकूमत लेवल के होते हैं, जो नेशनल असम्बली के या कौमी सूबाई असम्बली के, ये तो उनका काम है। बट सब इलेक्शन जीतने के बाद आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक जो करंट बोर्ड का जो उम्मीदवार जो जीत के इलेक्शन सामने आएगा, तो मैं सवाल भी इसी वजह से किया था कि मुझे उम्मीद थी कि आप जवाब यही देंगे। तो मुझे ये बताएं कि एक आज़ाद हैसियत से, जबकि एक पार्टी आपके सामने मौजूद है, तरीके इंसाफ की हुकूमत आपके पास सामने मौजूद है मुकाबले में, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, किस तरह आवाम को रिलीफ देंगे? आप क्या समझते हैं कि आवाम इस वक्त जो बात सियासी पार्टियाँ जो होती हैं वो आवाम को सबज बाग दिखाते हैं, तो कहीं ऐसा साबित ना हो कि आप भी के जो वादे वहीद हैं वो भी सबज बाग ही हो? इंशाल्लाह जी, मेरी तो पूरी कोशिश होगी। मैं इलेक्शन में आने का फैसला इसीलिए किया है कि मैं वो वादे वहीद करूँ ही ना जो मैं पूरे ना कर सकूँ। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए, मैं ऐसे इलेक्शन से पहले या सियासत में आने से पहले तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो सियासत आपको पता है फूलों का हार नहीं, कांटों की सेज है। कांटों की सेज, देखिए, इसमें तो आप बहुत मुश्किलात आएंगी। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए आगे आ रहा हूँ। अच्छा, आपके इंतखाबी निशान के हवाले से एक बात करता हूँ कि आपका जो इंतखाबी निशान है हथौड़ा, और आपके इलाके में खुसूसी तौर पे मैंने देखा कि कुछ नौजवान, कुछ छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो भी बाज़ आपके बैनर, आपके स्टिकर जो है वो आपके वो जो सीने पे लगाने वाले जो पोस्टर हैं वो लगा के फिर रहे, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक हथौड़ा की रट लगाई हुई है। तो ये इंतखाबी निशान जो है ये आपको किस तरह, आपके दोस्तों की मशावरत से, आपके बच्चों की मशावरत से, आपके साथ जो हमदर्द हैं, तो थोड़ा ज़रबेकारी है और इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े की जो ज़रब है वो बड़ी कारी ज़रब है। तो मुझे ज़रा इससे हवाले से बताएं कि बड़ा खूबसूरत निशान आपको मिला। देखिए जी, ये मेरे दोस्तों का मशवरा था कि थोड़ा ही ले लेते हैं, क्योंकि ये गरीब का औजार है। देखिए, ये हर लकड़हारे के पास भी है, देखिए ये आप बिल्डर के पास भी है, मिस्त्री मैकेनिक के पास भी है, इवन कि हर घर में हथौड़े की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा मारने के लिए नहीं, थोड़ा काम करने के लिए होता है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की नाज़रीन। आपने मेरे साथ भट्ट साहब जो बैठे हैं, आपने इनकी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैंने सवाल इस वजह से किया कि शायद ये कोई मजाका खेज़ बात करेंगे हथौड़े के हवाले से, जी फ़लाँ थोड़ा ज़रब लगाता है, फ़लाँ ये करता है। लेकिन शमीम आलम भट्ट साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हथौड़ा एक मज़दूर का निशान है, हथौड़ा एक गरीब का निशान है। अब इनकी बातों से मुझे इस बात का जो अंदाज़ा हो रहा है वो यही हो रहा है कि ये वाकई तन, चूँकि इन्होंने बड़े सुलझे अंदाज के साथ मेरे साथ बात की और एक हथौड़े के निशान के हवाले से कोई ऐसी वल्गर बात नहीं की, कोई ऐसी शोख बात नहीं की, कोई ऐसी शोशली बात नहीं की, लेकिन गरीब की बात की, ज़िम्मेदार की बात की, मिस्त्री की बात की और ज़रूरतमंद की बात की। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मामले में, और जो आज इनको अल्लाह ताला की ज़ात बबरकत ने और इलाके के लोगों ने जिस कड़े इम्तिहान में डाल दिया, इसलिए जो सुरखरू होंगे। अच्छा, प्रोग्राम में आगे इस वक्त मैंने वाइंड अप करना है, मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा भी आ रहा है, तो कोई ऐसा अपने इलाके के लोगों को आप कोई ऐसा पैगाम देना चाहें ताकि लोगों का रुझान आपकी तरफ हो, आपको वोट दें, और फिर आपके जो मंशूर है उसमें क्या क्या लोगों की खिदमात के हवाले से जो आपने जिम्मेदारियाँ हैं वो शामिल है? देखिए जी, हमारे यहाँ जो सबसे जो बड़ा मसला है पानी का है। यहाँ पे जो आबादियाँ हैं, नई आबादियाँ और पुरानी आबादियाँ, देखिए बड़ा संगीन मसला, सही कहा। ज़बरदस्त। एक और मसला आप शायद कब्रिस्तान का मसला है, जो आपके शायद नोटिस में ना हो, इन इलाकों में कब्रिस्तान का बहुत संगीन मसला चला आ रहा है अब, बल्कि ज़्यादा उसको उभर के आ रहा है। ये मेरा जो इलाका है, डोग मुस्तकीम, डोग गुजरा, श्याम, ये एक किस्म के करंट के पसमानदा तरीन इलाकों में से है। तो यहाँ पे कब्रिस्तानों का जो मसला भी है वो बहुत संगीन हो गया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और तरजीह बुनियादों पर इसको हल किया जाए। बाकी जो मसाइल है, स्ट्रीट लाइट्स, गलियाँ नालियाँ, वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से रिकवर करता है, और TIP उसका 3% टैक्स होता है। हालांकि मेट्रोपोलिटन में आप रजिस्ट्री करवाने जाएँ ज़मीन की, प्लाट की, तो वो 1% लेते हैं, यहाँ पे वो 3% लेते हैं। उसका असेसमेंट रेट मेट्रोपोलिटन का कम है, यहाँ पे जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाका है उसके जो कम से कम रेट भी 4 लाख 5 लाख रुपये पर मरला है। उस हिसाब से अगर 5 मरले की रजिस्ट्री करवाएं, कंटोनमेंट बोर्ड आपसे तकरीबन 60,000 रुपया वो टैक्स की बात में लेता है। तो जो नक्शा फीस उन्होंने रिसेंटली कर दी है 1,75,000 रुपया 5 मरले का नक्शे की फीस है। आप खुद आप लगाएं, वो यहाँ से टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, फैसिलिटेट नहीं लोगों को कर रहे। कोई पानी का मसला, कोई वो सब ज़्यादा पैसा कहाँ लगाते हैं, सदर के एरिया में लगाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगाते हैं, वेस्टर्न के एरिया में लगाते हैं, लालाजार के एरिया में लगाते हैं, जहाँ पे अपना ये हमारे बड़े बड़े फौजियों के वहाँ पे पैसा लगाते हैं।
तो बाकी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस मसले को हल किया जाए। अच्छा, कब्रिस्तान की आपने बात की, इस वक्त क्या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है या क्या कैंट का इलाका है, कब्रिस्तान का मसला जो है वो इस वक्त बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो कोई ऐसा देखा है आपने, चूँकि ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और कब्रिस्तान का मसला अगर आप हल करवा जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि असल मसला हमारा कब्रिस्तान का एक एक कब्र जो है वो 3 मूर्तियों उसमें दफन है। मैं इससे पहले भी मेट्रोपॉलिटन के हवाले से भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, इस हवाले से बातचीत कर चुका हूँ कि यहाँ पे खासकर जो कब्रिस्तान ना होने की मेन वजूहत में ये है कि कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ पे हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें भी कब्रिस्तान में दफन है, जिनकी कब्र खोदी और हड्डियाँ वगैरह निकाल दी है। मैं सकता हूँ ये बड़ी बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा बेरहमती है। और शमीम आलम भट्ट साहब ने इस तरफ आपके इलाके की तवज्जो दिलाई कि सबसे पहले ये मसला हल करें। अच्छा भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम का वाइड अप करूँ। कोई ऐसी जगह आपने देखी है कि जहाँ पे कब्रिस्तान बन सके, या आपकी कोई बातचीत किसी के साथ हो चुकी है? और फिर अहम एक बात कि आप इलेक्शन जीतने के बाद कोई सोच रहे हैं कि किसी पार्टी में आप शामिल होंगे या इसी तरह आज़ाद हैसियत से रहेंगी? सर जी, वो जगह की आप बात पहला सवाल है, दोनों सवाल हैं। पहला सवाल तो जगह का जो मुतल्लिक है वो तो देखें, जब इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो मैं कामयाब हो गया तो कंटोनमेंट बोर्ड से के साथ मिलकर वो उसका मसले का हल निकाला जाएगा। वो जगह कहाँ मिलेगी, किस तरीके से होगी, वो तो बाद की बात है, क्योंकि वो तो आपको पता है वैसे बंदा कर नहीं सकता जब तक इख्तियारात ना हो। तो आपने दूसरा सवाल आपने किया है जी कि पार्टी में, वो इंशाल्लाह इस बार देखेंगे, अपने दोस्तों से मशवरा करेंगे कि किस पार्टी में हमें जाना चाहिए, तो वो बात की बात है। जी नाज़रीन, आपने बड़े एक वजी और कामत, एक बड़े मिलनसार और एक बहुत ही इंतहाई खूबसूरत शख्स की बातें सुनी, जिस तरह वो माशाल्लाह खुद अपनी शख्सियत के हवाले से अपने इलाके में मकबूल तरीन हैसियत से जिस तरह शरीफ नफ्स है, इसी तरह इन्होंने बड़ी खूबसूरत, बड़े मंजे हुए अंदाज के साथ आपके साथ बातें की, अपना तमाम मंशूर बताया, इलाके के लोगों के मसाइल पे बात की। और सबसे अहम बात ये कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, जाहिर सी बात है हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है। और ये इस वक्त रावलपिंडी की 46 जो यूनियन कौंसलें हैं वहाँ भी ये मसला, और कैंट में भी ये मसला मौजूद है, पोठोवार में ये मसला मौजूद है। तो इस तरफ इन्होंने तवज्जो जो दिलाई है, ये सबसे अहम और संगीन मसला इस वक्त कब्रिस्तान के हवाले से जो है वो दरपेश है। इनके वादे वईद आपके सामने हैं, इनकी तमाम कोशिशें आपके सामने हैं, इनकी सच्ची और खरी बातें आपके सामने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सच्चे और खरे इंसान की हैसियत से मेरे बहुत से ऐसे, इसी मेरे प्रोग्राम क्लिक टॉक में आपने मेरे बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं। तो मैं आखिर में हमेशा यही बात करता होता हूँ कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, और जिस वक्त ये नकारा खुदा बचता है तो अवाम के अंदर शऊर बेदार होता है। और इस वक्त अवाम हमारी जो है वो बड़ी बाशऊर है, और अब ना अकरबा परवरी की अवाम कोई बात करते हैं, ना ही अवाम जो है वो किसी रिश्तेदारी बरादरी की बात करते हैं। अवाम वोट देते वक्त अब तो कम अज़ कम लाजमी सोचेगी, सोच रखेगी, क्योंकि आपका जो कीमती वोट है वो सिर्फ वोट रिश्तेदारों का नहीं है, वो वोट किसी पार्टी का नहीं है, वो वोट आपके पास एक अमानत है। क्योंकि जब ये आप वोट बैलेट बॉक्स में डाल रहे होंगे तो इस अमानत में ख़यानत जो है अल्लाह ताला के ज़रूर जब आप लोग पेश होंगे, इसकी जवाबदेही आपसे होगी, इसकी बाज़पुर्स आपसे होगी। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से पहले शमीम आलम भट्ट साहब जो वार्ड नंबर 9 से उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशान इनका हथौड़ा है, इनसे मैं कहूँगा कि आखिर में कोई ऐसी बात करना चाहें तो करें। इसके बाद पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद कह के आपसे इजाज़त लेंगे। ज़माना ऐसे वैसों को कहाँ काबू में लाता है, हथौड़ा सर पे पड़ता है तो लोहा मान जाता है। सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त शेर के साथ इन्होंने बात की और जिम्मेदारी के साथ बात की। और इंशाल्लाह ये जो हथौड़े का निशान और आज़ाद हैसियत, ये हथौड़ा जो है एक ज़रबकारी लगाएगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन शमीम आलम भट्ट साहब के साथ बात करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और इसी अच्छाई के पेश नज़र मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल जो है वो इस हैसियत से करेंगे कि आपने इस वोट डालने का जवाब अल्लाह ताला को देना है। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।